नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन रहा। संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया और इस पर सभी नेताओं ने भाषण दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में भाषण दिया। पीएम ने संबोधन शुरू करते ही सभी सांसदों का आभार जताया। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में हर सांसद ने अपने भत्ते छोड़ दिए। पीएम आज हमलावर मोड में बिल्कुल नजर नहीं आए थे। पीएम 17वें लोकसभा के आखिरी दिन गंभीर मोड में नजर आए। पीएम ने कहा कि 17वीं लोकसभा में सदियों का इंतजार खत्म हो गया है और जनता 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देगी। इस दौरान पीएम ने G20 की अध्यक्षता करने को सम्मान का अवसर बताया, तो वहीं पीएम ने भाषण के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तारीफ भी की और कहा कि आप सदैव मुस्कुराते रहते थे और आपकी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। हर परिस्थिति को आपने धैर्यपूर्वक नियंत्रित किया। लोकसभा आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पांचों वर्ष कभी कभी सुमित्रा जी मुक्त हास्य करती थी, लेकिन आप हर पल आपका चेहरा मुस्कान से भरा रहता था। जहां कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी उस मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। अनेकविध परिस्थितियों में आपने बहुत ही संतुलित भाव से और सच्चे अर्थ में निष्पक्ष भाव से इस सदन का मार्गदर्शन किया, सदन का नेतृत्व किया। मैं इसके लिए भी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आक्रोश के पल भी आए, आरोप के भी पल आए, लेकिन आपने पूरे धैर्य के साथ इन सभी स्थितियों को संभालते हुए और एक सूझबूझ के साथ आपने सदन को चलाया, हम सबका मार्गदर्शन किया। इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो, एक नया विश्वास भरता हो। ये अपने आप में 17वीं लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि देश 17वीं लोकसभा का आभार जरूर जताएगा, जरूर आशीर्वाद देगा। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर हमारे साथ जुड़ गए। उमंग, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भाषण रहा, विदाई समारोह यानी कि 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदाई समारोह पे भाषण दिया। गौर करने वाली बात यह थी कि मुस्कुराते हुए उन्होंने तमाम सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आज के भाषण के दौरान ऐसी कौन-कौन सी बड़ी बातें रहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। बिल्कुल चंदा, आपको बताना चाहेंगे जिस प्रकार से आपने भी कहा कि एक मुस्कुराता हुआ सा चेहरा दिखा और इसी मुस्कुराहट की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीकर ओम बिरला के लिए भी कही। खैर, लौटते हैं पीएम मोदी की कुछ खास बातों पर। उन्होंने अपने बजट धन्यवाद जो प्रस्ताव था, जो पीएम मोदी का जो आखिरी जो भाषण था अंतिम सत्र में, उसकी शुरुआत उन्होंने कही कि इस पूरे 5 साल हमने
रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के नाम जी। किए। यानी कि कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिन्हें या तो बदला गया है या उनमें सुधार किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर का, उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि घाटी को हमने आतंकवाद से मुक्त कराया और 370 जो धारा थी उसे हटाया। महिलाओं के बारे में उन्होंने बात करी, 3 तलाक की उन्होंने बात करी, नारी शक्ति वंदन विधेयक की उन्होंने बात करी, स्पेस टेक्नोलॉजी की उन्होंने बात करी, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने जो कदम रखा है, दुनिया में पहला देश भारत बना, उसकी उन्होंने बात करी। कुल मिला के लगभग हर एक फील्ड में जो भी चीज़ें इन पूरे 5 सालों में हुई है उन सब की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संक्षिप्त में व्याख्या करी है। और आने वाले 5 सालों में क्या कुछ रोड मैप केंद्र सरकार का रहेगा उसके बारे में भी बात करी है। कुछ महत्वपूर्ण बात अगर हम बताएं तो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि आज तो किसी भी विरोधी पे हमने पूरा भाषण हमने चंदा देखा, कहीं से ऐसा नहीं लगा कि वो आज अपने विरोधियों पर, अपने विपक्ष के साथियों पर किसी भी प्रकार का कोई कटाक्ष करने आए हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने सभी साथी सांसदों का धन्यवाद किया। नई संसद का क्या कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य था उसके बारे में उन्होंने बताया। और संसद में 17वीं लोकसभा में जो काम हुआ है, करीब 97% यानी कि 97% काम इस 17वीं लोकसभा में हुआ। और 7 सत्र के बारे में उन्होंने विशेष तौर पर उल्लेख किया कि उसमें 100% काम हुआ है। संसद का, सांसदों का उन्होंने धन्यवाद किया। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने, हम जैसे हमने शुरुआत में भी कहा, नारी शक्ति वंदन विधेयक, क्योंकि कहीं ना कहीं 33% आरक्षण की जो महिलाओं को लेकर जो उन्होंने बात करी है उसका उन्होंने बखूबी जिक्र किया है। और नारियों के साथ उन्होंने एक चीज और विशेष तौर पर ये कही, जो ट्रांसजेंडर्स को जो आइडेंटिटी उन्होंने दी है उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि पहले ट्रांसजेंडर अपमानित महसूस करते थे, लेकिन हमारी सरकार में 16 से 17 हजार ट्रांसजेंडर को आइडेंटिटी प्रदान की गई, उन्हें पद्म अवार्ड से भी नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन के दौरान, सत्र के दौरान हमलावर बिल्कुल नजर नहीं आए। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, जैसा कि आपने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये बात भी कही है कि नए संसद भवन को लेकर आलोचनाएं तो बहुत हुई, लेकिन नए संसद भवन की शुरुआत एक ऐतिहासिक पल से हुई है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पर। हालांकि अगर बात कर ले, गौर करने वाली बात यह है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से गिनवाते हुए नजर आए, चाहे वो 370 की बात कर लो या फिर महिलाओं की, यानी कि मुस्लिम महिलाओं जो जिस तरीके से प्रताड़ित रही हैं 3 तलाक को लेकर, उसका भी जिक्र उन्होंने किया। बिल्कुल चंदा, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर हम यूं कहें कि केंद्र की भाजपा सरकार के केंद्र में कहीं ना कहीं किसान हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं। और सबसे बड़ी बात कि कृषि प्रधान देश होते हुए किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की तो प्रधानमंत्री ने बात करी ही करी, साथ ही साथ भारत को कृषि प्रधान देश से आधुनिक देश में कैसे तब्दील किया जाए, प्रधानमंत्री उस पर भी बात करना नहीं भूले। स्पेस टेक्नोलॉजी की जिस प्रकार से हमने बात करी, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने जो हम कह सकते हैं कि आईटी के क्षेत्र में या मोबाइल से, इंटरनेट से जो ठगी होती है, धोखाधड़ी होती है, उसके बारे में कठोर कानून बनाने की उन्होंने बात करी है। और युवाओं की अगर बात करें तो पेपर लीक जैसी घटनाओं का जिक्र जरूर उन्होंने करा, लेकिन किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, अपितु उन्होंने ये बताया कि पेपर लीक जैसी घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो, इसके लिए हमने कठोर कानून बनाया ताकि हमारे युवाओं के साथ धोखा ना हो। और कुछ महत्वपूर्ण अगर हम बात बताएं, अनुसंधान, जिस प्रकार से हम बता रहे थे, टेक्नोलॉजी की प्रधानमंत्री बात करना नहीं भूले। अनुसंधान की अहमियत उन्होंने बताई है। इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जरिए उन्होंने बताया कई उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं, और इस व्यवस्था के कारण भारत अब दुनिया का रिसर्च हब बनने जा रहा है। ठीक है, ऐसे में उमंग जी ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया, धन्यवाद को लेकर चर्चा भी की गई। राम मंदिर कहीं ना कहीं एनडीए के लिए रामबाण है, लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात कर ले, इस दौरान वो हमलावर रहे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। हालांकि अमित शाह ने इसका पलटवार जरूर किया, लेकिन कह सकते हैं कि एनडीए के लिए राम मंदिर रामबाण है। अगर खास तौर पर अगर बात करें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, तो क्या लगता है कैसी स्थिति हो सकती है? चूंकि विपक्ष की हमने स्थिति अभी देखी, बिखरा हुआ है, लेकिन एक तरफ जहां एनडीए है, बीजेपी की बात कर ले तो एकजुटता के साथ तैयार है मोर्चे के लिए। बिल्कुल चंदा, आपने सही कहा कि विपक्ष का जो इंडी गठबंधन हुआ था उसमें पूरी तरीके से फूट पड़ चुकी है। और राम मंदिर का आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं राम मंदिर शुरुआत से ही बीजेपी के केंद्र में मुद्दा रहा है, और अब वो मुद्दा सॉल्व हो चुका है, वो सुलझ चुका है। और कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने से हम पूरे विपक्ष को अगर एक तरफ कर दें, और सिर्फ अगर कांग्रेस की बात करें तो इस राम मंदिर के मुद्दे ने कांग्रेस में बिखराव पैदा कर दिया। हम कह सकते हैं प्रियंका वाड्रा के जो सलाहकार रहे हैं आचार्य, उन्होंने तक कई मौकों पर टीवी डिबेट्स में हो या हम कह सकते हैं कि
कई जगह उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कि राम का विरोध नहीं करना चाहिए। और आपको याद होगा चंदा, हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की है, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कई कांग्रेसियों ने सिर्फ राम के मुद्दे पर, क्योंकि कांग्रेस के आला कमान ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया था, ये बोलते हुए कि ये बीजेपी का इवेंट है। इस बात से नाराज होकर कई कांग्रेसियों ने राजस्थान में कांग्रेस को अलविदा कहा, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो जाहिर सी बात है, जैसा आपने भी कहा, राम मंदिर बीजेपी के लिए और पूरे एनडीए गठबंधन के लिए राम बाण की तरह सिद्ध हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और पूरे एनडीए का जो नारा है कि अब की बार 400 बार कहीं ना कहीं राम मंदिर उन्हें इस ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, एनडीए पूरे तरीके से तैयार है और आज 17वें लोकसभा के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदाई समारोह में भाषण दिया और इस दौरान वो बिल्कुल हमलावर नहीं रहे, सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया उमंग, इस खबर पर लगातार चर्चा के लिए। बहरहाल वाकई देखना अहम होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की बात की है 2047 तक, यानी कि अगले 25 साल तक विकसित भारत की कल्पना की है, क्या ऐसी स्थिति देखने को मिलती है? बहरहाल विपक्ष एक तरफ हमलावर है लगातार कि किस तरीके से आगे की स्थिति होगी, लोकसभा चुनाव में विपक्ष की क्या स्थिति होगी, यह भी देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। खबरों में बढ़ेंगे आगे। जयपुर के जोबनेर के हरिपुरा गांव में ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन द्वारा कृषि के नए नवाचारों को लेकर राष्ट्रीय किसान संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। इसमें कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शिरकत की। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने संगोष्ठी में बताया चले इस दौरान शिरकत उन्होंने की है और इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि कृषि में उन्नत तकनीक द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने को लेकर उनका विभाग निरंतर इस दिशा में कार्य कर रहा है। कि स्थानीय किसान ने इसको तैयार किया है, कोई विदेशी टेक्निक नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी टेक्निक से किसान के उपकरण बना रहे हैं उनको पेटेंट करवाया जाए और सब्सिडी भी दिलाई जाए, ताकि किसान अपने स्तर पर आत्मनिर्भर हो सके। और यहाँ जिस ढंग की ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जिसकी ओर प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं, देश भी चिंतित होने लगा है कि हमारे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से खेती खराब होती जा रही है। तो ये एरिया तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इजराइल है। यहाँ पर किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हमारी सरकार और हमारा विभाग किसानों को इस प्रकार की खेती बढ़ाने में सारे इंसेंटिव्स देगा, सब्सिडी देगा और किसानों को तकनीकी जानकारी भी देंगे। वैसे तो ये प्रोग्रेसिव किसान है, सब जानते हैं, लेकिन इसको राज्य के अन्य हिस्सों। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी अपने एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे, जहां टीएडीए मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का भरोसा दिलाया है और सौर ऊर्जा योजना को धरातल पर उतारने की बात कही। साथ ही बाबूलाल खराड़ी ने युवाओं के लिए बेहतरीन कोचिंग स्कीम के बारे में भी जानकारी दी। जनजाति विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी है। हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री और पार्टी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। जनजाति विभाग की बहुत सारी योजना है जो गरीब कल्याण की, जो जनजाति क्षेत्र में रहने वाला है उसको ऊपर उठाने की कई योजना है। ये विभाग वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हुआ। हमने तय किया है कि जनजाति क्षेत्र में पहले लिफ्ट योजना चलती थी, वो लाइट से कनेक्ट होती थी, कनेक्शन होता था और समय पे बिल नहीं भर पाते, इसके कारण से उनके कनेक्शन कट गए और कट गए तो उसके बाद में वो पूरी हमने तय किया है कि अब जो लिफ्ट योजना अभी जो बंद पड़ी हो और नई भी खुश। राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का दौरा किया। इस दौरान अब बच्चे जमीन पर बैठे पढ़ते नजर आए। स्कूल में गंदगी को देखकर शिक्षा मंत्री ने साफ सफाई के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बच्चों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया। यहाँ के जो अध्यापन कराने वालों का स्तर है, यानी शिक्षक का स्तर ठीक है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अनुशासन है। लेकिन क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसमें सभी टीचर इंग्लिश मीडियम की होनी चाहिए थी, जो नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसे विद्यालय हैं उसमें सभी इंग्लिश मीडियम के स्कूल होना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल का टैग तो लगा दिया, लेकिन
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अब प्रतापगढ़ दौरे पर रखे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन भाजपा जिला कार्यालय का निरीक्षण किया और अरनोद और दलोट मंडल में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सीपी जोशी ने कहा कि प्रतापगढ़ सीट पर भाजपा की प्रचंड जीत में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। कार्यकर्ताओं की ताकत ने ही पूर्व में यहां पर कमल खिलाया। भाजपा की डबल इंजन सरकार में आपके विधायक हेमंत मीणा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अब प्रदेश सहित प्रतापगढ़ का भी दोगुनी गति से विकास होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक सचिन पायलट ने अपने विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव में हमारा कौन उम्मीदवार होगा ये पार्टी आलाकमान तय करेगा और पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगी और हम जीत दिलाएंगे। देखिए, परंपरा यही है कि राष्ट्रीय पार्टी में राज्यसभा के लिए कौन पार्टी का उम्मीदवार होगा, इसका निर्णय एआईसीसी के अध्यक्ष जी, हमारा शीर्ष नेतृत्व वो तय करता है। जिसको भी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी उसको यहाँ से जीत दिला के भेजेंगे हम लोग। और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी हैं। कल दिल्ली में हमारी मीटिंग हुई थी स्क्रीनिंग कमेटी की, तो सभी 25 सीटों पर हमने बहुत खुले माहौल में चर्चा करी और अच्छी चर्चा रही। साथ में सब लोगों से फीडबैक लिया। जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट्स थी, वो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट, एआईसीसी के पर्यवेक्षक रहे उनकी रिपोर्ट्स, और धरातल पर कार्यकर्ताओं की क्या भावनाएं हैं उसके लिए सब नेताओं ने चर्चाएं करी और दौरे भी किए। तो सबके आधार पर हमने विश्लेषण किया है और सभी 25 सीटों पर एक अच्छा पैनल हम लोगों ने तैयार किया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए पीएम मोदी के आह्वान पर बीजेपी ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत बीजेपी का हर बड़ा छोटा नेता एक गांव में जा रहा है। बताया चले, इस दौरान ग्रामीणों के बीच रहते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा। पिछले 10 साल में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए कौन कौन से बड़े कार्य हुए और ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनसे व्यापक स्तर पर लोगों को फायदा मिले, इन सब बातों को समझाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई। इसी को लेकर नवतेज टीवी ने राजस्थान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में बीजेपी के तमाम बड़े छोटे हर प्रकार के नेता कार्यकर्ता सब गांव चलो अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया जी मौजूद है। भाई साहब, गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है, कल आप भी एक गांव में रुक कर आए हैं, क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में और जो निर्णय किया कि गांवों में भाजपा के सभी नेता कार्यकर्ता हिंदुस्तान के सभी गांवों में पहुंचे, उसी क्रम में राजस्थान में भी ये कार्य योजना बन गई। उसके तहत संपूर्ण राजस्थान के गांव में कोई न कोई हमारा भाजपा का कार्यकर्ता नेता वहां पर पहुंचे। केवल पहुंचे ही नहीं, 24 घंटा उस गांव में रहना और वहां पर बूथ से लेकर मीटिंग करते हुए किसानों से मिलना, किसान चौपाल भी हो गई, लाभार्थियों के घर में जाकर उनसे जानकारी लेना कि जो आपको नरेंद्र भाई मोदी जी ने मकान दिया है, गैस का चूल्हा दिया है, अनाज आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, सारी जानकारी उस गांव के बारे में, वहाँ की भौगोलिक, वहाँ की आर्थिक, वहाँ की सामाजिक, सोशल इंजीनियरिंग सब कुछ करने के बाद रात्रि विश्राम वहाँ करके धार्मिक स्थल पर भी वहाँ पर पहुँचना, स्वच्छता अभियान भी चलाना, साथ में दीवार लेखन में फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का फूल, ऐसा कार्यक्रम भी करने का तय हुआ था। 19 पॉइंट्स तय किए थे और अब वो फीडबैक रिटर्न में भरकर सारे जो हमारे नेता कार्यकर्ता यहाँ पर हमें देंगे, उससे संबंधित राज्य सरकार से रिलेटेड विषय होगा तो हम वहाँ भेजेंगे, संगठनात्मक विषय होगा तो हम देखेंगे और केंद्र सरकार का भी विषय हुआ तो हम दिल्ली भेजेंगे। यानी कि भारत सरकार के खजाने का एक एक पैसे का उपयोग लाभार्थी तक कैसे हो, ऐसा एक अद्भुत और अलबेला और अभियान जो चला है, मैं सोचता हूँ उससे बहुत बड़ा लाभ ग्रामवासियों को होगा, इस देश को होगा, तभी तो भारत विकसित होगा। वैसे एक आखिरी सवाल ये कि गांव चलो अभियान में विशेष तौर पर किन किन चीज़ों पर फोकस किया गया? देखिए, विशेषकर तो ये कि एक तो किसानों की जो स्थिति थी उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी ली गई। दूसरा, वहाँ जिस प्रकार का सरकारी तंत्र है, हम वहाँ पर गए, बीडीओ से भी मिले, वहाँ हम नरेगा वालों से भी हमने बात की, आंगनबाड़ी और आशा सहयोगी उनसे भी बैठ के और चर्चा की। जो योजना है ऊपर से आती है, वो योजना है नीचे तक पहुँचती है कि नहीं, इसकी भी जानकारी ली। हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ के अंदर पेज प्रमुख से लेकर और पूरी वोटर लिस्ट लेकर के हमने 1.5-2 घंटे की मीटिंग की, उसमें सभी जानकारी ली। नए मतदाताओं को भी जोड़ने का काम किया,
नमो ऐप भी डाउनलोड करवाए, विकसित भारत एम्बेसडर ऐसे करके कॉलेजों के अंदर जाके ये भी काम किया। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल नीचे गांव तक, बूथ तक पहुंचने का काम शुरू कर दिया है। 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में 25 के 25 कमल खिलाकर हम नरेंद्र भाई मोदी जी को देंगे। थे हमारे साथ नारायण पंचारिया जी। इन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि गांव चलो अभियान के तहत जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र में तो बीजेपी का वोट बैंक काफ़ी मजबूत है, लेकिन गांव चलो अभियान से कहीं ना कहीं गांव का, हम कह सकते हैं एक एक धाड़ी का भी जो मतदाता है, जो गांव वाला है, वो भी बीजेपी से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से अपनी निकटता ज़रूर महसूस करेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। आगामी महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चित्तौड़गढ़ में अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। इसी के अंतर्गत पार्टी की ओर से झुला कार्यालय में कार्यालय का शुभारंभ राज्य सरकार के मंत्री गौतम दत्त ने किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रभुलाल सैनी और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रभुलाल सैनी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारत ने पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया है और देश में भी कई उपलब्धियां हासिल की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में एक बार फिर से लोकसभा की सभी 25 सीटें जीतने और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनने की बात कही। राजधानी दिल्ली स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बिदूड़ी ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान प्रतिदिन किसी नए घोटाले की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन एनडीए सरकार ने आर्थिक मंच पर देश को जो मजबूती प्रदान की है वह अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। पूरे दुनिया में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर पर है और हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहे हैं। 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स यूपीए सरकार के द्वारा आयोजित किए गए, पूरी तरह से सरकार उनका संचालन करने में विफल रही। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन। पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों का मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजे जाने पर छोटे चौधरी और जाट समुदाय में हर्ष और उल्लास का माहौल है। इसी को लेकर अलीगढ़ में जाट महासभा ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। इस दौरान जाट महासभा ने भारत की आजादी में अपनी अहम और अभूतपूर्व योगदान देने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भी भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग उठाई। संसद में बजट सत्र का आखिरी दिन रहा। अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना अपना भाषण दिया। बताया चले, अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कहा 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। यह सबको समझना चाहिए। जो इतिहास को नहीं पहचानते हैं वो अपने वजूद को खो देते हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है। पिछला 5 साल देश के रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म का रहा। मैं सदन और सभी सांसदों का धन्यवाद करता हूं। संसद के आखिरी स्तर पर पीएम मोदी का भाषण पेट्रोल डीजल के दाम में कमी और आने वाले दिनों में पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय होगा या नहीं, इस पर नवतेज टीवी ने भाजपा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी से खास बातचीत की। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, लोकसभा में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, तमाम बीजेपी के कई मंत्रियों के द्वारा जवाब दिया गया है। बजट सत्र पर भी दिया गया है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी दिया गया है और आज राम मंदिर पर दिया गया है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार से देखते हैं आप इसे? देखिए, संसद इसीलिए होती है कि संसद के ऊपर खुलकर बहस हो और देश के जितने मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था उसमें राष्ट्रपति जी ने देश के सब मुद्दों के ऊपर सरकार की दृष्टि और सरकार के कामों को रखने का काम किया। उसका ऊपर पूरी विस्तृत बहस हुई और जवाब में प्रधानमंत्री जी ने जितने भी बहस में मुद्दे उठे तो उनका जवाब दिया। राम मंदिर एक बड़ा विषय है। इस देश ने 550 साल तक संघर्षों को देखा और संघर्ष के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज इच्छा शक्ति भारत की जब थी, नरेंद्र मोदी जी ने उसका सहयोग मिला। इसके कारण से देश में राम मंदिर का निर्माण देखा। देश की आर्थिक स्थिति, इसके ऊपर एक श्वेत पत्र की बात आज रख करके देश में 4 से 14 में किस प्रकार से आर्थिक कुमंदन था और अब हम
बहुत योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्र प्रथम की दृष्टि रख करके एक नियोजित तरीके से आर्थिक दृष्टि से भी भारत के निर्माण की भूमिका को निर्वहन कर रहे हैं, उसकी दृष्टि को सामने काम किया। इस सब के माध्यम से सारे देश के सामने देश की इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, इस कारण से सारे बहस में। सब जिस प्रकार से आपने अभी बात करी, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियां तो कई महीनों से चल रही, लेकिन एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो चुनावों में भी उठाया गया था, जो अभी प्रेस वार्ता में भी उठाया गया, पेट्रोल डीजल की रेट्स का, उस बारे में क्या? निश्चित रूप हमने वादा किया है और निश्चित रूप से सरकार 5 साल के लिए बनी है। चरणबद्ध तरीके से राजस्थान की सरकार ने भजनलाल जी के नेतृत्व में इन 2 महीनों में भी जो हमारे कुछ संकल्प थे उन संकल्पों को पूरा करने का काम किया, उस दिशा में लगातार बढ़ रही है और मुझे विश्वास है कि इसके ऊपर बहुत जल्दी इसके ऊपर करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस इस बारे में भ्रम पैदा करने का काम रखती है, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि 2004 में जब अटल जी के नेतृत्व की एनडीए की सरकार ने दिल्ली में शासन छोड़ा था, उस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 36 रुपये थी और जब 14 में कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई, यूपीए की सरकार, उस समय 72 रुपये थी, लगभग 96% की वृद्धि। 2014 में हमने 76 रुपये में लिया और अब बढ़कर के कीमत जो हुई है उसमें 33% की वृद्धि हुई है। ये स्पष्ट रूप से बताता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को भी अंतर्राष्ट्रीय दबावों को होने के बाद भी लगातार नियंत्रित करने का काम किया। सब राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया। अभी कुछ दिन पहले आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी जयपुर पधारे थे। उन्होंने एक इशारा सा करा था कि जिस भी व्यक्ति का जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है और पाकिस्तान को जन्म लिए हुए 75 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, लेकिन निश्चित रूप से अखंड भारत की कल्पना हम सब करते हैं। मैं नहीं कह सकता कब पूरा होगा, लेकिन इस सपने को हम सब देखता रहेंगे। और दूसरी तरफ जितना भी पीओके की बात है, आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा है, उसके ऊपर संसद ने अपना प्रस्ताव संकल्प एक ध्वनि मत से पारित किया है। संसद का प्रस्ताव इस देश का प्रस्ताव है, इसलिए आम नागरिक की दृष्टि है कि जल्दी पीओके भारत में मिले और हम सब मिलकर के उसके साथ मिलकर के भारत की धीरे धीरे चल करके अखंड भारत के निर्माण में भी अपनी भूमिका को निर्माण। हमारे साथ अरुण चतुर्वेदी जी, इनका साफ तौर पर कहना है जो तमाम जो मुद्दे लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो विधानसभा चुनाव में जो अभी गए हैं उसमें जो उठाए गए थे उन मुद्दों पे धीरे धीरे काम हो रहा है। रही बात पेट्रोल डीजल की कीमतों की, तो वो भी आने वाले कुछ समय में न सिर्फ राजस्थान की बल्कि देश की जनता भी देखेगी, उनमें भी कमी आएगी। और आने वाले समय में पीओके पे जब हमने अरुण चतुर्वेदी से बात करी तो उन्होंने कहा अखंड भारत का सपना बीजेपी सालों से देखती आई और निश्चित तौर पर ये सपना भी ज़रूर पूरा होगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां बामनवास ग्राम कुटला बैरवा बस्ती में एक महिला 3 दिन पहले बोरवेल में जा गिरी। महिला जब काफी वक्त तक घर नहीं पहुंची तो परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, जहां बोरवेल के पास उसकी चप्पलें बरामद हुई, जिसके बाद महिला के रेस्क्यू के लिए जिला प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया, लेकिन 3 दिनों के बाद भी अभी तक महिला को निकाला नहीं जा सका है। वह रेस्क्यू टीमें लगातार महिला के रेस्क्यू में जुटी हुई है। तो गंगापुर की यह खबर है, जहां पर 100 घंटों के बाद भी रेस्क्यू जारी है। फिलहाल महिला को बोरवेल से निकाला नहीं जा सका है। हालांकि जब महिला घर से लापता हुई उसके बाद जब परिजन आसपास खोजबीन किए तो पता चला कि बोरवेल के बाहर उसकी चप्पलें पड़ी हुई है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची है। और ये तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गहराई तक महिला जा गिरी है। बोरवेल में फंसी हुई है। रेस्क्यू टीम लगातार वहां पर जुटी हुई है महिला को सुरक्षित बाहर निकलने के लिए। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।